अपने प्रदेश में अमरूद की बागवानी सभी क्षेत्रों में देखी जा सकती है और जिन बागवान भाइयों ने इसकी बाग लगाई हैं वे इनसे अच्छा लाभ तभी ले सकते हैं जब वह बाग का देखरेख उचित तरीके से करें। अगर आप अपने अमरूद की बाग से मृग बाहर लेना चाहते हैं तो इस समय कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर के डॉक्टर प्रवीण सिंह गुर्जर। किसान भाइयों, जैसा आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में उद्यान की क्षेत्र में यदि कहें तो अमरूद के बागों की बहुत ज़्यादा संख्या है। तो कौन कौन सी हमें क्रियाएं अपनानी चाहिए जिससे इसमें रोग और व्याधियों, कीट और व्याधियों की कम संभावना रहे, तो उन पर मुख्य जो क्रियाएं हैं या जो हम कह सकते हैं हमारे जो कर्षण क्रिया हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ किसानों ने निश्चित रूप से ट्रेनिंग कर ली होगी, उसका काट छाट कर ली होगी, लेकिन हमारा ये है कि जिन लोगों ने नहीं किए तो वो किसान भाई जिनके आपको यदि फल बाग में यदि आपको सूखी टहनियाँ दिखाई देती हैं तो उनको काटते हैं, और विशेष रूप से जो टहनियाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही हैं जहाँ पर ज़्यादा घनी हैं उनको हटा दें, जिससे कि सूर्य का प्रकाश अच्छी तरह से प्रत्येक भाग में पहुँच सके। किसान भाइयों, अमरूद के बाग से गुणवत्ता युक्त अधिक फलत प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण पहलू हैं खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई प्रबंधन। इसलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने बाग में खरपतवार सिंचाई प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। कुछ हमारे किसानों ने निश्चित रूप से नए उद्यान लगाए होंगे तो उस पर पानी की भी आवश्यकता समय समय पर पड़ती है, तो आप निश्चित रूप से सिंचाई करते रहें। और मेरा ये मानना है कि यदि आप टपक सिंचाई पद्धति यदि अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपका 70% जल का बचाव होगा और बेहतर आप जल का प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरा किसान भाइयों, आपको समय समय पर जो नवीन पौधे हैं, छोटे पौधे हैं, उनमें आप गुड़ाई करते रहें और आवश्यकता अनुसार उसमें हम सड़ा हुआ गोबर का खाद भी डालते रहें, ये भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि पानी का बाष्पोत्सर्जन कम से कम हो और आपके जो नीदा कम से कम हो गए, इसके लिए आपको मल्चिंग भी अपनाना चाहिए। और विशेष रूप से मैं ये कहूँगा कि जैविक मल्चिंग की अनुशंसा मैं करता हूँ। इसमें हम घास फूस से जो पौधे हैं उसके आसपास उसके जो जहाँ पर रूट जोन होता है या जड़ क्षेत्र होता है वहाँ पर ढक दें, तो इससे दो फायदा होंगे। एक तो आपका नीदा या खरपतवार नहीं उगेंगे, दूसरा आपका जल का संरक्षण होगा। अमरूद के पौधे में विशेष रूप से हम बाहर नियंत्रण में गर्मी में पानी की अनुशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि बाहर नियंत्रण के लिए हम यदि पानी देते हैं तो फूल शुरू हो जाते हैं, और फूल शुरू होने पे आपका जो बरसात में फल आते हैं वो सीठे होते हैं और रोग और कीटों से ग्रसित रहते हैं, उसकी अच्छी गुणवत्ता के फल नहीं मिलते। तो किसानों से ये अनुरोध है कि आप इस समय और मई के महीने में पानी रोक के रखें, पानी नहीं देना है, तो आपको ड्राई रखना है, पूरा सूखा रखना है। दूसरा कि यदि आप 15 लीटर पानी में यदि 30% का यूरिया का घोल, मतलब लगभग आपको 450 ग्राम यूरिया 15 लीटर में पानी में मिलाकर यदि एक पौधे पे लगभग 7 लीटर पानी यदि आप डालते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही समय में जितनी भी पत्तियां वो नीचे गिर जाएंगी, तो बाष्पोत्सर्जन नहीं होगा और पौधा मरेगा नहीं, और आपका जो पौधा है वो आपकी सुसुप्तावस्था में चला जाएगा। और फिर आपका जब जैसी बरसात शुरू होगी तो उसमें अच्छी वृद्धि होगी, तो निश्चित रूप से आपको जो ठंड में जो फसल मिलती है जिसको हम मृग बहार कहते हैं, वो अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छी गुणवत्ता का मिलेगा और कीटे और व्याधियों से मुक्त होगा। तो निश्चित रूप से आपको इस समय बाहर नियंत्रण भी करना है। अब बात आती है कीट नियंत्रण की, तो आप अपने अमरूद के बागों में कीटों का किस तरह से नियंत्रण करें, आइए जानते हैं। आपके अमरूद के बाग रहते हैं, उसके तनों में कीड़ा लग जाता है या तनों में कीड़ा पहुंच जाता है, तो निश्चित रूप से उससे हमारे जो फल बाग हैं या फल पौधे हैं वो प्रभावित होते हैं। तो आपको देखेंगे कि जहाँ पर दो शाखाएं जुड़ी रहती हैं वहाँ पर विशेष रूप से आपको एक उसकी जो बीट होती है या कह सकते हैं कि जो उसका जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो काले रूप में आपको दिखाई देंगे। आप जैसे ही उनको हटाएंगे तो आपको उसमें छिद्र दिखाई देगा।
तो छिद्र में एक तो तरीका ये है कि आप एक रॉड उसमें हल्की जो बारीक रॉड है उसको डाल सकते हैं, जिससे इसको कीटों को नष्ट कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे जो प्रचलित तरीका है जो किसान भाई अपनाते हैं, जो छेद आपको दिखा है उसमें आप वो कम से कम 4 या 5 ml की सिरिंज लें और उसमें या तो मिट्टी का तेल या हम कहें कीटनाशक में उसमें क्लोरोफायरिफॉस आप लगभग 2 या 3 ml उसमें डाल दें और गीली मिट्टी से उसको बंद कर दें। तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में जो आपके तनों के अंदर जो कीट थे वो नष्ट हो जाएंगे और आपके पौधों का विकास बहुत अच्छा होगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। जीवन को बचाए रखने के लिए जल का संरक्षण करना अति आवश्यक है। भविष्य में जल उपलब्धता पर पड़ते दबाव के चलते हमें जल संरक्षण एवं अपशिष्ट जल के पुनः प्रयोग हेतु कुछ उपाय करने होंगे। नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिकों ने प्रदूषित जल को पुनः प्रयोग में लाने की तकनीक विकसित की है, जिससे पानी की बर्बादी को काफी हद तक बचाया जा सकता है। जल है जीवन का मूल्य, इसकी बर्बादी की ना करना भूल। जल बचाओ, जीवन में खुशहाली लाओ। जल का नहीं है कोई मोल, इसका एक एक कतरा है अनमोल। ऐसे नारे हमें हर जगह देखने को मिल जाते हैं, मगर कभी जल बचाने का प्रयास किया क्या? बिल्कुल नहीं। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जल ही जीवन है, फिर भी इस जल को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। ईश्वर ने जल जैसी अमूल्य चीज हम सबके लिए बनाई है, जिसके सिवा जीवन जीना मुश्किल की नहीं, नामुमकिन है। इस अमूल्य चीज को बचाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। हमने कुछ प्रोसेस स्टैंडर्डाइज करी है, जो कि ट्रेडिशनली भी हम लोग पहले से यूज़ करते हुए आए हैं। उसके डोज में वो करी है, स्टैंडर्डाइज करी है, जिसमें कि ऐसे हम 1 लीटर पानी में 1 ग्राम फिटकरी डालेंगे, जो कि आप बड़ी आसानी से मार्केट में अवेलेबल होती है। तो उसमें एक डालने के बाद उसका जो जितना भी सेडिमेंट वो नीचे सेटल हो जाता है। फिर उसमें हम 1 लीटर पानी में 0.5 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल डालते हैं। उससे जितना भी सेटल होने के बाद उसके पानी को मतलब बिल्कुल वो प्योरीफाई की तरह, बिल्कुल साफ़ पानी की तरह आ जाता है। उसमें फिर हम लोग 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी क्लोरीन, जिसको हम नॉर्मली ब्लीचिंग के तौर पे काफ़ी एरियाज़ में यूज़ करते हैं, उसको डालते हैं। अपशिष्ट जल को घरेलू एवं अन्य स्रोतों से एकत्रित कर एक होद या टंकी में इकट्ठा कर लें। एकत्रित हुए अपशिष्ट जल में 100 ग्राम पिसी हुई फिटकरी प्रति 100 लीटर अपशिष्ट जल की मात्रा के अनुसार डालकर 20 से 25 मिनट तक हिलाते रहें। फिटकरी घोलने के 30 से 40 मिनट पश्चात इस अपशिष्ट जल मिश्रण में 50 ग्राम पिसा कोयला या चारकोल पाउडर प्रति 100 लीटर अपशिष्ट जल के हिसाब से घोलकर मिला दें। अब इस अपशिष्ट जल मिश्रण को 30 से 40 मिनट तक बिना हिलाए छोड़ दें। 30 से 40 मिनट उपरांत जल में निहित सभी प्रकार के अपशिष्ट कण टंकी की तलहटी में बैठ जाएंगे। इस टंकी से शुद्धिकृत जल पाने के लिए जल का पारदर्शी और स्वच्छ सतह को नितारण विधि से दूसरी टंकी में एकत्रित कर लें। अब इस पारदर्शी एवं स्वच्छ जल को जीवाणु रहित करने के लिए 250 मिलीलीटर 1% लिक्विड क्लोरीन अथवा 60 मिलीलीटर 4% लिक्विड क्लोरीन प्रति 100 लीटर जल में मिला दें। अब इस जल को 2 घंटे उपरांत उपयोग में लाया जा सकता है। इस प्रक्रिया द्वारा उपचारित अपशिष्ट जल पशु आधारित इकाइयों में विभिन्न कार्यकलापों के लिए फिर से प्रयोग किया जा सकता है। उसी पानी को हम लोगों ने बड़े एनिमल्स में, लार्ज एनिमल्स में, जैसे कि आपकी गाय हो गई, बछड़ी हो गई, छोटे उनमें ग्रोइंग में, मेल में, फीमेल में, सबको हमने 2 ग्रुप बनाए, जिसमें हमने एक ग्रुप को ये वाला पानी अपना प्योरीफाइड वाटर दिया और बाकी को नॉर्मल ट्यूबवेल का जैसा पानी आता है वो दिया। इन दोनों ग्रुप्स में ना उनके पानी के इनटेक में कोई डिफरेंस मिला, ना ही ऐसा कुछ इफ़ेक्ट मिला कि जिससे हम कह सकें कि ये पानी पिलाए जाने योग्य नहीं है। और इसी पानी को हम यहाँ पर अपनी इनकी शेड्स की सफाई में, जानवरों को नहलाने धुलाने में यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि जो नॉर्मल पानी है उसकी काफ़ी बचत हो रही है। अभी हम लोग जो कर रहे हैं, हम डेली 2 से 2,500 लीटर पर डे पानी प्योरीफाई करके अपनी शेड्स में यूज़ कर रहे हैं। जल की बचत किस तरह की जाए? अक्सर पशुशाला में देखा जाता है कि एक टोंटी को चला करके और उसको छोड़ दिया जाता है, ताकि पशुओं को हर समय रात दिन ताज़ा जल जो है वो मिलता रहे। लेकिन उससे पानी की बर्बादी बहुत होती है। एक टोंटी अगर 16 घंटे खुली रह गई तो 28,000 लीटर पानी को वो व्यर्थ में बहा देती है।
तो उस चीज़ को देखते हुए हमने कुछ एक नई चीज़ जो है वो बनाने की कोशिश की और वो काफ़ी सफल भी रही है। इसमें हमने कोई बड़ी आइटम नहीं लगाई है, मात्र 250 रुपये का 150 रुपये का एक जो टंकी में लगाने वाला बॉल कॉक होता है, केवल हमने उसको इस्तेमाल किया है, जिसको हर किसान भाई जो है कहीं से भी लोकल मार्केट से खरीद सकता है। उसको पानी के स्रोत पे लगा करके पानी का लेवल कम रहेगा तो ये बॉल जो है ये नीचे जाएगा और पानी चलना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही पानी का लेवल बढ़ जाएगा ये पानी जो है ये यहाँ से बंद हो जाएगा और आगे बहना, व्यर्थ बहना जो है वो रुक जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से, अभी ये भरा हुआ है तो पानी रुका हुआ है, जैसे ही पानी का लेवल जानवरों पशुओं के पीने से कम होगा वैसे ही वो बॉल कॉक जो है नीचे आकर के अपने आप ही पानी को चालू कर दें। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पोल्ट्री व्यवसाय पर कोरोना से जुड़ी अफवाह का बुरा असर पड़ रहा है। वायरस के डर के कारण लोगों ने अंडे और मांस से परहेज करना शुरू कर दिया है, लेकिन डॉक्टरों ने इसे पूरी तरह सुरक्षित बताया है। चलिए इससे जुड़ी और जानकारी लेते हैं डॉक्टर रविंद्र मोहन मिश्रा से। आज हमारा जो विश्व जिस परिस्थिति में गुजर रहा है, एक वैश्विक महामारी जो हर एक देश प्रभावित हैं और इसमें पशुपालक और मुर्गी पालक को प्रभावित होना स्वाभाविक है। ऐसे में हतोत्साहित नहीं होना है किसान भाइयों। और बहुत तरह के अफवाहें जो विगत दिनों मुर्गी पालकों को लेके और मुर्गी मांस को लेके जो उत्पन्न हुआ है, इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार किसान के साथ है और वो मार्गदर्शन दे रहे हैं। और ये जो दूसरा लॉकडाउन हमारा शुरू हुआ है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 20 अप्रैल के बाद हम बहुत सारे वस्तुओं पर छूट देने वाले हैं, जिसके वजह से हम देखेंगे कि हमारी फार्म फिर वैसे ही दौड़ पड़ेगी जैसे विगत दिनों में आपने किया था। इसीलिए मैं कुछ बिंदुओं पे आपको प्रकाश डालना चाहूँगा। कोरोना वायरस के डर की वजह से पोल्ट्री फार्म को काफी नुकसान हो रहा है। वायरस के डर के कारण लोगों ने अंडे और मीट से परहेज करना शुरू कर दिया है। सर्दी के मौसम में पोल्ट्री फार्म से अंडा 6 से 8 रुपए के करीब बिकता था, लेकिन अब अंडे का दाम 4 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ा। इस समय मुर्गी व्यवसाय में कौन कौन सी बातों पर ध्यान दें, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम चूंकि ये मनुष्य से मनुष्य में फैलने वाला संक्रमण है, तो इसमें आपके फार्म में जितने लोग कार्यरत हैं, आप खुद कार्यरत हैं, तो आप अपनी सुरक्षा एवं अपने लोगों की सुरक्षा का प्रथम ध्यान देंगे। फार्म चूँकि बंद पड़ा होगा अभी, या मुर्गियां पुरानी होंगी जिसको आप बेच चुके होंगे, आप काफ़ी लॉस में गए हैं, तो सर्वप्रथम अपने फार्म का डिसइंफेक्शन अवश्य करेंगे। फार्म की सफाई पहले ड्राई क्लीनिंग जिसको हम कहते हैं, उसको हम लोग डिटर्जेंट और पानी से करते हैं। उसमें लगभग 80% जो कीटाणु रहित हो जाते हैं। और दूसरा जो डिसइंफेक्शन हम लोग स्प्रे मेथड से करते हैं या फ्यूमिगेशन से करते हैं या धुआंकृत करते हैं, तभी हमारा वो डिसइंफेक्शन कारगर होता है। तो हम अगर बोलें क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन, ये दोनों को आपको साथ लेके जाएंगे, तभी आप कंटामिनेशन को रोकेंगे जो पहले से आपके फार्म में है। आपके फार्म में जो गाड़ियां आएंगी, जो लोग आएंगे, वो सारे नियमों का पालन करें, दूरियां बनाए रखें, सेफ डिस्टेंस करीब करीब इंसान से इंसान का 2 मीटर आप मेंटेन करेंगे, और मास्क रेगुलर पहनेंगे, आप गमबूट्स पहनेंगे है, रबर बूट्स पहनेंगे, आप एप्रन्स पहनेंगे जो कि एक कोट होता है, जैकेट होता है, जिसको आप फार्म में काम करते समय व्यवहार करेंगे। आपके जो फार्म में गाड़ियां प्रवेश करेंगी, उस गाड़ियों को प्रवेश से पहले ही उसको डिसइंफेक्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें आज बाज़ार में बहुत तरह के ऐसे
डिसइंफेक्टेंट्स हैं जिसको कि आप स्प्रे के माध्यम से हो या अन्य तरीके से हो या डिपिंग करके हो, वो गाड़ियों का डिसइंफेक्शन आवश्यक होगा। जो लोग आपके फार्म में प्रवेश करेंगे, पहले तो ये ध्यान दें आप अपने फार्म में किसी तरह के लोगों को प्रवेश वर्जित कराएं फार्म में एंट्री, और अगर कोई ज़रूरतमंद को घुसने की आवश्यकता पड़ती भी है तो उसको फुटबाथ करके उसको विधिवत तरीके से डिसइंफेक्ट करके ही आप अपने फार्म में प्रवेश करेंगे। और जहाँ पे मुर्गियों को रखना है उस फार्म में आप किसी को तीसरे को ना भेजें तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। मुर्गी पालकों को चूजे से लेकर अंडा उत्पादन तक की अवस्था में विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर लापरवाही की गई तो अंडा उत्पादकता प्रभावित होती है। मुर्गी पालन में 70% खर्चा आहार प्रबंधन पर आता है, लेकिन देशी मुर्गी को व्यावसायिक हेतु पालन में खर्च कम आता है क्योंकि इसको आहार में केवल जरूरी पूरक आहार देते हैं। अतः इस पहलू पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे मौसम के बदलाव हो रहे हैं, अब गर्मी आ गई है। अब गर्मियों में ऐसे भी हमारे मुर्गी स्ट्रेस में आते हैं, तनाव में आते हैं, तो आप जो विगत दिनों में जैसे करते आए हैं एंटी स्ट्रेस दवाओं का आप प्रयोग करेंगे, मल्टीविटामिन्स का आप प्रयोग करेंगे, उन्हें संतुलित आहार प्रबंधन पे विशेष ध्यान देंगे। आप उनके जो पानी के बर्तन हैं उसमें हमेशा पानी का बदलाव करेंगे, पानी हमेशा फ्रेश हो और गर्मी के दिनों में थोड़ी ठंडी पानी हो जो पीने के लिए आप उनका प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा कि मुर्गियां अधिक से अधिक पानी पिएंगी और उससे बहुत तरह की बीमारियों को, ऐसे भी सिर्फ अच्छे स्वस्थ और भरपूर मात्रा में पानी पीने से भी बहुत तरह की बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं। तो विशेष ध्यान यह देना है कि संतुलित आहार प्रबंधन, समय से टीकाकरण, उनकी मल्टीविटामिन्स और रोग प्रतिरोधी दवाएं जैसे विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए का खुराक का जो नियमावली है उसको आप फॉलो करेंगे, एवं उनके बर्तनों का सफाई, शुद्ध साफ पानी पिलाने का, इन सारे प्रबंधनों पे आप ज़रूर गौर देंगे तो आपका फार्मिंग में कोई कमी नहीं आने वाली है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। गांव जमुड़ी, जिला छिंदवाड़ा के किसान देवेंद्र शर्मा ने कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी कीट के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है, तो देवेंद्र शर्मा जी इसकी समस्या के समाधान के लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। नमस्कार और जोहार। आज हम लोग बात करेंगे करेले में लगने वाले प्रमुख मुख्यतया फल मक्खी। उसमें मुख्य रूप से फल मक्खी सबसे ज़्यादा परेशान करती है। तो सबसे पहले हमें कीटों का पहचान होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना पहचान के हम उसका आगे कार्रवाई उस पर, उसके कंट्रोल के लिए, उसके नियंत्रण के लिए कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं। तो फल मक्खी जो होता है वो भूरे रंग की होती है, एक लाल भूरे रंग की होती है। उसका जो पंख होता है वो पारदर्शी होता है और उस पर पीले लाल रंग की धारियाँ होती है। इसका हमेशा ख्याल रखें। और वो उसका मुख्य इसके नुकसान करने का क्या तरीका है कि यह फलों को, जो खासकर जो ताज़ा अपरिपक्व फल होते हैं उस पर छेद करती है और उसके जो बीज होते हैं, जो कच्चे बीज होते हैं, उनको खाती है और उसमें नुकसान पहुंचाती है, उसमें फलों को छेद कर देती है। जिसकी वजह से उसमें कवकों का भी, विभिन्न प्रकार के और अन्य भी तरह की समस्याओं का, रोगों का उसमें समस्याएं आ जाती हैं। तो इससे बचने के लिए आप यही करें कि शुरुआती दौर में क्या करें कि आप ऐसे जो फल हैं जो कि कीटों के द्वारा ग्रसित है, उनको तोड़ करके, उनको हटा करके, उनको कहीं जला दें या उनको कहीं दबा दें। तो शुरुआत जैसे ही हम चुनाव करते हैं बीजों का, तो वह हमेशा हम अवरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें कि रोगों और कीटों का प्रकोप कम होता हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जैसे डाइक्लोरोवास 3 ml पर लीटर के हिसाब से, नीम की खली का प्रयोग करना चाहिए 10 ml प्रति लीटर के हिसाब से। और उसके बाद इसी तरह हम फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखें, फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करते हैं। और इसमें एक और चीज़ हम कर सकते हैं, अंतः फसलें,
लगा सकते हैं। तो इमिडाक्लोरोपिड भी एक केमिकल है, ठीक है, उससे हम बीजों का शोधन कर सकते हैं। तो ये सब रासायनिक विधियाँ हैं जिसकी वजह से हम बच सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे जैविक विधियाँ भी हैं, जैसे मैंने बताया कि नीम का प्रयोग करना चाहिए, करंज का प्रयोग करना चाहिए, इन सब के माध्यम से बचा जा सकता है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। भिंडी की फसल में लगने वाले रोग कीटों का नियंत्रण, कोरोना के चलते फूलों को सुखाकर बना सकते हैं मूल्यवर्धित सजावटी वस्तुएं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।